नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को किन चीजों के बारे में जानना है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे गैस लॉ के बारे में, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर में दरअसल हम लोगों को जो भी कुछ पढ़ना होता है वो सिंपली गैस लॉ के लिए ही पढ़ना होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी गैस को कैरेक्टराइज हम लोग करते हैं कैसे कैसे, तो कुल मिलाकर 4 टर्म्स का इस्तेमाल करके। वो चारों टर्म क्या क्या होता है जल्दी से बता दो। तो वो चारों टर्म होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको कि हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मास भी बोल सकते हैं ना। दूसरा जो होता है दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस, जिसको कि हम लोग कैपिटल पी से भी दर्शाते हैं। तीसरा जो था दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, जिसको कि हम लोग कैपिटल वी से भी दर्शाते हैं। और चौथा जो था दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जिसको कि हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 4 टर्म है, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन चारों टर्म्स के इंटर रिलेशनशिप को दरअसल हम लोग डिफरेंट गैस लॉज के हिसाब से देखते हैं। तो किन किन गैस लॉ के बारे में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है? तो हम लोगों को पढ़ना होता है कुल मिलाकर 4 गैस लॉ यहां पर। और वो 4 गैस लॉ क्या क्या होता है? तो सबसे पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा जो है दैट इज चार्ल्स लॉ, तीसरा जो है दैट इज एवोगाड्रोस लॉ एंड द फोर्थ वन इज गैय-लुसैक्स लॉ। और दरअसल इन्हीं 4 लॉ को हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में दरअसल हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? बॉयल्स लॉ को। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बॉयल्स लॉ, और साथ ही साथ बॉयल्स लॉ पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस के वेराइटीज होते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप लोग एबल हो जाओगे किस चीज के लिए? तो बॉयल्स लॉ पर आधारित हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना बच्चों? तो बिना समय गवाते हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज की? तो बॉयल्स लॉ की। ओके, BOYLE तो बॉयल्स लॉ जो था बहुत ही पुराना लॉ था, बॉयल के नाम पर था। ये पानी बॉयल होने वाला चीज नहीं है, ये किसी पर्सन का नाम है, इवन ए साइंटिस्ट हुज नेम इज बॉयल्स, हु डिस्कवर्ड बॉयल्स लॉ। पूरा नाम था रॉबर्ट बॉयल, और 1662 में ये लॉ दिया गया था। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितना पुराना लॉ है बॉयल्स लॉ। तो चलो यहां पर एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये जो 4 लॉ की बात हमने करी थी अभी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गैय-लुसैक्स लॉ, तो ये चारों लॉ एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है या को रिलेटेड है, इसको समझना हम लोगों को 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस पढ़ना होता है। ठीक है ना? क्या क्या? प्रेशर, ध्यान से देखो, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। ये चारों में से किसी दो के बीच इंटर रिलेशनशिप किसी एक पर्टिकुलर गैस लॉ से हम लोग देखते हैं। जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो संबंध होता है, इसको हम लोग एक लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच अगर कोई संबंध है तो इसे किसी और लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच अगर कोई संबंध है तो उसे हम लोग किसी एक गैस लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो इंटर रिलेशनशिप अगर हुआ तो उसे हम लोग किसी एक गैस लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो देखते हैं, जब हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के इंटर रिलेशनशिप को स्थापित करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के इंटर रिलेशनशिप को बच्चों हम लोग BOYLE बॉयल्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो क्लियर हो गया कि बॉयल्स लॉ में हम लोगों को प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का इंटर रिलेशनशिप देखना है। तो बाकी का जो 2 टर्म हुआ, ये टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल, दिस शुड बी कांस्टेंट। ठीक है ना? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच संबंध किसका? गैस का, तब जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है ना? इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच इंटर रिलेशनशिप, ये है वॉल्यूम और ये है नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है बच्चों, उसे हम लोग एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। ठीक है? तो जब हम लोग एवोगाड्रोस लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ना क्या होता है? वहां पर पढ़ना होता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप। ठीक है? किन दोनों चीजों को कांस्टेंट रखते हुए? तो बाकी के 2 चीज यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है ना? अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करते हैं तो यहां देखोगे कि ये है वॉल्यूम और ये है टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है बच्चों, उसे ही हम लोग चार्ल्स लॉ बोलते हैं। यानी कि चार्ल्स लॉ में हम लोग गैस के वॉल्यूम और गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो सीधी सी बात है कि बाकी का 2 टर्म यानी कि प्रेशर और नंबर ऑफ
मोल, दीज टू टर्म्स शुड बी कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच अगर संबंध स्थापित करना हो, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच अगर संबंध स्थापित करोगे तो उसे ही हम लोग गे-ल्यूसैक्स लॉ भी बोल देते हैं। और जब हम लोग गे-ल्यूसैक्स लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच संबंध स्थापित करते हैं तो उस परिस्थिति में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था इन चारों लॉ को लेकर, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ की, ठीक है ना बच्चों। आ जाते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ, जो कि यहां पर मैंने बताया कि रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में 1662 ईस्वी में बॉयल्स लॉ दिया था। और बॉयल्स लॉ के बारे में हम लोग जान ही गए हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच का इंटर रिलेशनशिप है कब, when number of mole and temperature is constant। तो चलो आगे बढ़ने के पहले एक दो और बेसिक बातों को हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, कभी ये कहीं पर शब्द लिखा हुआ रहे आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप लोग क्या समझोगे कि वैसा प्रोसेस जहां पर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। याद रहेगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उस तरह के प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों इसी तरह से एक शब्द और इस्तेमाल करा जाता है, वो होता है आइसोबारिक प्रोसेस। तो जब कभी आप लोगों को आइसोबारिक प्रोसेस शब्द जैसा कुछ देखने को मिले तो आइसोबारिक करने का मतलब होता है प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। क्लियर, कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर कहीं पर आप लोगों को आइसोकोरिक प्रोसेस जैसा कुछ देखने को मिले तो आइसोकोरिक प्रोसेस कहने का मतलब होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वो जो गैसियस सिस्टम होगा प्रक्रिया के दौरान, प्रोसेस के दौरान उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। तो सिंपली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट तो उसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, प्रेशर कांस्टेंट तो उसे हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बच्चों तो उसको हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। अब एक शब्द होता है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है ना। अगर कहीं पर आप लोगों को देखने को मिले क्लोज्ड सिस्टम तो इस शब्द का क्या मतलब जाएगा, क्लोज सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स यानी कि अमाउंट ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है ना, यहां पर T इज कांस्टेंट, यहां पर P इज कांस्टेंट, यहां पर भी इज कांस्टेंट और यहां पर N इज कांस्टेंट, यानी कि क्लोज सिस्टम दिखा तो कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस का वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो देख भी सकते हो कि एक बर्तन है, बर्तन में हम लोग किए क्या कि कोई गैसियस सैंपल हम लोग यहां पर रख लिए, ठीक है ना, यहां पर हम लोग गैसियस सैंपल रख लिए, हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पर थोड़े ना कोई असर होगा, क्योंकि सिस्टम अगर क्लोज है तो गैस ना तो बाहर जा रहा है ना तो अंदर आ रहा है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं या प्रेशर घटा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर घटा दिए, कुछ भी करेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस पर कोई असर नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स में कोई फर्क देखने को मिलेगा क्या, नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए जब कभी भी हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं क्लोज सिस्टम तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, फिर से हम लोग आ जाते हैं किस बात पर, बॉयल्स लॉ पर, ठीक है। जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने देखा था कि बॉयल्स लॉ में क्या होता था, कोई भी गैसियस सिस्टम है तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के इंटर रिलेशनशिप को हम लोग क्या नाम देते थे, बॉयल्स लॉ। कब, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप हम नहीं बताने जा रहे कि बॉयल्स लॉ होता क्या, आप लोग खुद से इमेजिन करना और यहां पर जवाब देते चले जाना, ठीक है ना। ये मान लेते हैं एक गैसियस सिस्टम है, इस गैसियस सिस्टम को हम लोग एक कंटेनर में कुछ इस तरह से रखे हुए हैं और ये है स्टेट वन, मतलब कि पहला कंडीशन, और ये पिस्टन है, इस पिस्टन का थोड़ा फिगर गड़बड़ा गया तो इस पिस्टन को सही से बनाते हैं, तो ये पिस्टन है, ठीक है, और इस पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, और गैस जो है वो कहां पर, गैस जो है इस कंटेनर में क्लोज्ड है, दिस इज स्टेट वन, ठीक है, ये स्टेट वन है। अभी वॉल्यूम जो है इस गैस का वो कितना है, V1, और ऊपर से जो प्रेशर हम लोग लगाए हुए हैं दैट इज P1, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, हम करें क्या
कि प्रेशर जो है गैस के ऊपर लगा रहे हैं जो पिस्टन्स के द्वारा, वो गैस का प्रेशर बढ़ा दिए, ठीक है ना। पहले जो था पिस्टन कहाँ पर था, ध्यान से देखो, तो पहले जो था पिस्टन बच्चों इस जगह पर था ना, तो ये हम लोग यहाँ पर उसी फिगर को दोबारा बना देते हैं। ये पहले जो है वो पिस्टन यहाँ पर था जहां पर प्रेशर जो है P1 लग रहा था। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर प्रेशर हम लोग P2 लगाते हैं सेकेंड स्टेज में, जो कि स्टेट 2 के नाम से जाना जाता है, तो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दिए, प्रेशर जो है जोर से और बढ़ाते चले गए, प्रेशर बढ़ाकर हम लोग P2 कर दिए, तो बताओ तो गैस जो है वो फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा? खुद से जवाब दो आप लोग। अगर कोई भी गैसियस सिस्टम है, हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस सिकुड़ जाएगा या फिर फैल जाएगा? तो सीधा सा बात है, हम लोगों को कोई लॉ तो पढ़ना नहीं है। आप रिक्शे वाले से भी पूछोगे कि भैया कोई गैस एक बर्तन में बंद है, उसको हम लोग दबा देंगे यानी कि प्रेशर बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? सीधी सी बात है, घटेगा। यानी कि अगर कभी भी हम लोग कोई भी गैसियस सिस्टम का प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दबाओगे कोई भी चीज, घर के छोटे बच्चे से भी आप लोग पूछोगे तो वो भी जवाब देगा कि प्रेशर जैसे बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम घटेगा। और अगर गैस का प्रेशर अगर आप लोग घटा दो, डिक्रीजेस, तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा बच्चों? तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या किए कि पहले जो था प्रेशर था P1, अब जो है हम लोग प्रेशर बढ़ा दिए, तो प्रेशर बढ़ा के P2 जैसे करेंगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा? सीधी सी बात है कि पिस्टन जो है वो नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से, तब जब प्रेशर हम लोग कितना लगा दिए, P2, और P1 से बड़ा होना चाहिए क्या चीज, P2। P1 से बड़ा होगा P2, तो बताओ तो गैस जो था, पहले गैस इतना था V1 वॉल्यूम, अब गैस घट कर कितना हो गया, V2, तो बताओ तो V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा? तो सीधा से हम लोगों को नजर आ रहा है V1 बड़ा होगा, वॉल्यूम घट जाएगा, और बस खत्म हो गया, यही था। पर इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉयल्स लॉ। यानी कि जब क्लोज सिस्टम की हम लोग बात करें, क्लोज सिस्टम मतलब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो, और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, यानी कि बर्तन बंद हो और टेम्परेचर अगर हम लोग नहीं बदल रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैसियस सिस्टम। यानी कि जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं इन ए क्लोज सिस्टम। इन ए क्लोज सिस्टम मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। इन ए क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, in a closed system at constant temperature, comma, volume of any gas is directly proportional to pressure of the gas, pressure ऑफ द गैस। यहां पर कुछ गलती हुआ, बताओ तो क्या गलती हुआ, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, कि ये जो होता है डायरेक्टली नहीं बल्कि क्या होता है, इज INVERSCLY, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ दैट इज वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। कब, जब सिस्टम क्लोज हो। क्लोज सिस्टम करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट और कांस्टेंट टेम्परेचर तो यहां पर लिखा हुआ ही है, यानी कि एट क्लोज या इन क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इफ N and T are constant। यदि नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को बॉयल्स लॉ बोल देते हैं। कुछ विशेष नहीं है। अब इसी से हम लोग ना अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो बताओ तो प्रोपोर्शनलिटी का टर्म हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट के हम लोग यूज कर लेते हैं, तो K/P हो जाएगा ना। बताओ तो यहाँ हेयर K बराबर क्या है, सम कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट होगा, बाद में पता भी चल जाएगा चैप्टर के दौरान कि K कांस्टेंट का वैल्यू होता क्या। P को अभी साइड करोगे तो P भी बराबर K हो जाएगा। K मींस व्हाट, कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसी भी गैसियस सिस्टम के लिए वो कांस्टेंट होता है। कब, जब नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि P भी कांस्टेंट है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। यानी कि केस 1 में अगर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, केस 2 में प्रेशर P2 V2 है, केस 3 में प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है, या केस 4 में P4 V4 है, तो क्या होगा, हर एक प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। कब, जब नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है। और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किसका, बॉयल्स लॉ का। क्लियर है ना। तो बॉयल्स लॉ
लॉ में क्या क्या कहानी था शायद आप लोगों ने समझा। इससे और भी क्वेश्चंस फॉर्मूला वगैरह डिराइव करते हैं, ठीक है। तो और फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि P इज इक्वल्स टू के बाय भी, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू के बाय पी, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो log अगर लोगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, log P इज इक्वल्स टू log के माइनस log V, ऐसा लिख सकते हैं ना। log P इज इक्वल्स टू log के, दोनों साइड log लोगे तो log P इज इक्वल्स टू log A बाय B का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो यहाँ पर शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं, log A इंटू B इज इक्वल्स टू क्या होता है, log A प्लस log B, log A प्लस log B, ठीक है ना। और log A डिवाइडेड बाय B का फॉर्मूला क्या होता है, log A माइनस log B। इस चीज को याद रखना बच्चों, ठीक है। इसे मिटा देता हूं मैं। चलो मेन चीज पर आ जाते हैं। तो मेन चीज क्या था, चूंकि ये अलग अलग फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं, ये यदि P जो है यहाँ पर आप लोगों को जो नजर आ रहा है, P इक्वल टू के बाय V हम लोग देखें तो log P इक्वल टू log के माइनस log V, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं log P इक्वल टू log के प्लस लॉग ऑफ 1 बाय भी भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि log के बाय भी को हम लोग के इंटू 1 बाय भी तो लिख सकते हैं, है ना। अब ये वाला जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू के बाय पी, इसमें दोनों साइड log लोगे तो क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log के माइनस log p, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर log v इज इक्वल टू log के प्लस log ऑफ 1 बाय पी भी लिख सकते हैं। तो मतलब आप जो भी लिख सको, कैसे भी लिखो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन बॉयल्स लॉ में किन किन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, पहले एक बार समराइज करके यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला चीज हम लोग बॉयल्स लॉ में इस्तेमाल किए वो था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसी से तो लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी भी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल में आता है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब बॉयल्स लॉ में इन सारे फॉर्मूलाज के अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को जानना होता है, जिस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसता है और जो सबसे इजी होता है, नहीं जानता है तभी फंसता है, तो वो चीज होता है ग्राफ्स, ठीक है ना। क्यों, ग्राफ जो होता है बॉयल्स लॉ से संबंधित, उन ग्राफ्स को हम लोग लेक्चर के एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो इस फॉर्मूलाज पर आधारित क्वेश्चंस को, यानी कि बॉयल्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन जो होता है वो हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। तो स्टिकर का ही क्वेश्चन बनाते हैं, तो स्टिकर में बहुत सारा क्वेश्चंस है, उन्हीं को ले लेते हैं जो कि आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये देखो स्टिकर का बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ पर आधारित। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, क्योंकि यही सबसे आसान भी दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 800 मिलीमीटर प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपेंड टिल द प्रेशर इज 0.9 atm कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो पूछ रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्लोज सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है हेयर नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले डाटा लिख देते हैं। ये कंटेनर था, इस कंटेनर में गैस है शुरू में, और शुरुआत में गैस का वॉल्यूम जो दिया हुआ है V1 वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और प्रेशर जो है शुरुआत में बच्चों वो दिया हुआ है कितना, 800 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है ना। 800 मिलीमीटर, Hg नहीं दिया हुआ है लेकिन वही होता है, ठीक है ना, 800 मिलीमीटर ऑफ Hg। बोल रहा है कि बाद में वॉल्यूम कितना हो जाएगा गैस का, बाद में का वॉल्यूम को V2 अगर हम लोग मान लें, तो बोल रहा है बाद में का वॉल्यूम कितना हो जाएगा गैस का, अगर बाद का प्रेशर है कितना 0.9 atm। तो बताओ तो 0.9 atm को अगर मिलीमीटर ऑफ Hg में कन्वर्ट करोगे तो वो कितने के बराबर होगा, बाहर लिख देते हैं 0.9 इंटू कितना 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। यानी कि बाद का प्रेशर जो है वो कितना हो गया बच्चों, 0.9 इंटू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्यों, क्योंकि 1 atm जो होता है एक्चुअली वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो शायद क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा बताओ, बॉयल्स लॉ लगेगा ना। तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। क्या होता है बॉयल्स लॉ के अनुसार, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, है ना। यहाँ पर P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, V2 निकालना है तो निकाल लो।
P1 है कितना बच्चों, दैट इज 800, V1 कितना है, दैट इज 200, P2 कितना है बच्चों, 0.9 इंटू 760, और V2 कितना है, तो V2 तो अपने को निकालना है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इस वॉल्यूम का जो यूनिट होगा इस वॉल्यूम का भी यूनिट वही होगा, और इस प्रेशर का जो यूनिट होगा इस वाले प्रेशर का भी यूनिट वही होना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर वॉल्यूम जो V2 होगा दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू 800 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 760। यूनिट क्या होगा बच्चों, जैसा कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका भी यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूब के ही बराबर होगा। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये और भी आसान है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम 200 मिलीलीटर एट ए प्रेशर ऑफ 0.720 बार, यानी कि शुरू का वॉल्यूम दे दिया 200 और प्रेशर जो दे दिया दैट इज 720 बार, 0.720 बार। तो इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस मच, यानी कि प्रेशर बढ़ा के हम लोग इतना कर दिए, तो व्हाट इज द रिजल्टिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम वही करते हैं कि जो गिवन वैल्यू है उन गिवन वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप लोगों को बोला जा रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चूंकि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है उसको लिख लेते हैं, और शुरुआत के वॉल्यूम को लिखते हैं। शुरुआत में वॉल्यूम जो था बच्चों 200 मिलीलीटर है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में नजर भी आ रहा है, और शुरुआत में प्रेशर जो था ना दैट इज 0.720 बार में है, ठीक है। और बाद का प्रेशर कितना है बच्चों, 0.9 बार। तो अब यहाँ पर इसको स्क्रीन को इधर हम लोग स्लाइड कर लेते हैं, तो बाद का प्रेशर जो है दैट इज 0.9 बार, और बाद का वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू किसका, बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, कि बॉयल्स लॉ के अनुसार क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो चलो यहाँ पर यूज कर लेते हैं P1 V1, P1 है कितना 0.720 इंटू V1 है कितना 200 इज इक्वल टू P2 यानी कि 0.9 इंटू V2, ठीक है। तो यहाँ पर से V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.720 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.9। तो जो भी हो जाए ये वॉल्यूम जो है ये क्या चीज का वॉल्यूम है बच्चों, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0.9 बार प्रेशर। तो इसका यूनिट क्या होगा, चूंकि 200 भी मिलीलीटर में था तो इसका भी यूनिट जो है वो मिलीलीटर में हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये बात का वॉल्यूम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो काफी आसान है, उसे हम नीचे करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ए बैलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर बैलून को हम लोग भर रहे हैं। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स टू 0.2 बार, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर जो है बैलून वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, 0.2 बार। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाई 0.27 लीटर, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून एक्सपेंड, कि बैलून को हम लोग कितना वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाद के ही वॉल्यूम और प्रेशर को मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बताओ, तो अगर प्रेशर जो है, प्रेशर कितना रहे 1 बार, ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाले लाइन में दिखा भी रहा है, यहाँ पर पढ़ो कि इफ 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाई 0.2 लीटर वॉल्यूम, यदि 1 बार प्रेशर है तो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 0.27 लीटर, ठीक है। तो बताओ कि बाद में, यानी कि बाद में कितना वॉल्यूम होगा अगर हम लोग प्रेशर बैलून में ज्यादा से ज्यादा भर सकते हैं, कितना, 0.2 बार में। तो बताओ, चूंकि नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, कि ये दोनों का दोनों कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, तो बॉयल्स लॉ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, क्या होगा बॉयल्स लॉ के अनुसार, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सही है ना। तो P1 की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल कर लेंगे, 1, V1 की जगह 0.27, P2 की जगह बच्चों क्या इस्तेमाल कर लेंगे, 0.2, और V2 की जगह 1। तो बताओ, तो सिंपली यहाँ पर V2 आ जाएगा ना, 1 इंटू 0.27 डिवाइडेड बाय 0.2। ध्यान रखना यूनिट सबका एक जैसा होना चाहिए, किसका यूनिट, कि P1 का यूनिट P2 का यूनिट एक होना चाहिए, और V1 का यूनिट और V2 का यूनिट भी एक होगा। चूंकि V1 का यूनिट है कितना, लीटर, तो V2 जो यहाँ पर आया बच्चों वो भी किस यूनिट में आएगा, लीटर में। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब एक थोड़ा टेढ़ा और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, आप लोग इसे पेशेंटली देखना, ठीक है।
तो लिखा हुआ है इन ए जे ट्यूब क्या होता है मैं बता रहा हूं, पार्शियली फिल्ड विथ मरकरी द वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम इज 4.2 मिलीलीटर एंड द मरकरी लेवल इन द टू लिम्स आर सेम, कि शुरुआत में मरकरी लेवल जे ट्यूब में सेम था। सम मरकरी इज नाउ एडेड टू द ट्यूब सो दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इनक्लोज्ड इन द शॉर्टर लिम इज नॉट 2.8 मिलीलीटर। पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी इन दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में मरकरी लेवल का डिफरेंस जो होगा क्या होगा, डिफरेंस इन द मरकरी लेवल आप लोगों से पूछा जा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम लोग एज्यूम किए हैं कितना 1 बार, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन आप लोगों को समझाता हूं। जे ट्यूब होता है इस तरह का ट्यूब, ध्यान से देखना, यहां पर मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन ध्यान से देखोगे तो आप लोग समझोगे। फिर से बना रहा हूं कि ये है अपना जे ट्यूब, जे जैसा जे की तरह होना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है। फिर से बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो मैंने 2 जे ट्यूब बना रखा है, ठीक है ना। जे ट्यूब मतलब कि ऐसा ट्यूब जो कि देखने में भी जे की तरह लगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर जे ट्यूब में एक एंड बंद है और एक एंड खुला हुआ है, जो कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। ये वाला सिरा बंद है, ये वाला सिरा खुला है, ये वाला सिरा बंद है, ये वाला सिरा खुला हुआ है, यानी कि दोनों लिम्ब में से एक लिम्ब खुला हुआ है और एक लिम्ब बच्चों वो बंद है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर मरकरी भर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शुरुआती कंडीशन में दोनों साइड मरकरी का लेवल जो था वो बराबर था। ये पहला स्टेट हम बना रहे हैं। पहले स्टेट में क्या है, मरकरी का लेवल दोनों स्थिति में दोनों सिरों में सेम है या फिर डिफरेंट है, दोनों सिरों में मरकरी का लेवल सेम है। अब यहाँ पर जब मरकरी का लेवल दोनों सिरों में सेम था तो उस कंडीशन में यहाँ पर बताओ तो 4.2 मिलीलीटर एयर जो है कॉलम लॉक है जे ट्यूब में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों को ये एयर कॉलम, इसमें जो लॉक फंस जाएगा, यहाँ पर एयर फंसा हुआ होगा ना, यहाँ पर मान लेते हैं एयर फंसा हुआ है, तो ये एयर की लंबाई जो है इस कॉलम की ये है 4.2 मिलीलीटर, ठीक है ना। या जो एयर का वॉल्यूम है ये कितना है बच्चों, 4.2 मिलीलीटर। कब, जब दोनों लिम्ब में मरकरी का लेवल सेम था कि अलग अलग था, मरकरी का लेवल सेम था, उस परिस्थिति की बात हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस वाले लिम्ब में, ये जो ओपन लिम्ब है ना, ओपन लिम्ब में हम इधर से मरकरी जो है थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करते हैं। तो मरकरी जैसे जैसे इधर डालेंगे तो बताओ तो ये वाले लिम्ब की ऊंचाई बढ़ते चली जाएगी, और जैसे इधर की ऊंचाई बढ़ेगी तो मरकरी की हाइट इधर जैसे जैसे बढ़ेगी तो मरकरी का दबाव बढ़ेगा। तो मरकरी का दबाव बढ़ने से ये जो एयर कॉलम 4.2 मिलीलीटर का है, एयर कॉलम पर भी दबाव बढ़ेगा, मरकरी इधर भी उठेगा, जिस वजह से ये एयर कॉलम 4.2 मिलीलीटर से घटकर क्वेश्चन में बोल रहा है वो कितना हो जा रहा है, दिस विल बिकम्स 2.8 मिलीलीटर, ठीक है ना। और ये होना भी चाहिए। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि पहले का कंडीशन ये था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्टेट 1, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेट 1। अब जब हम लोग मरकरी ऐड करते हैं तो मरकरी जैसे ऐड करेंगे आप लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पर मरकरी ऐड किए हैं दोनों साइड, तो ऐड किए हैं एक ही साइड, ये ओपन लिम्ब के साइड से हम लोगों ने मरकरी ऐड करा। तो जैसे ओपन लिम्ब के साइड से मरकरी ऐड करेंगे तो मरकरी की ऊंचाई तो दोनों साइड बढ़ेगी ना। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मरकरी यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मरकरी भरे हैं इस साइड जिधर अभी आप लोगों को दिख रहा है, यानी कि ओपन साइड में मरकरी भरे हैं इस साइड, लेकिन मरकरी जैसे इस साइड भरेगा तो दोनों साइड तो दब जाएगा ना। तो यहाँ पर जो एयर का कॉलम है वो एयर का कॉलम, ये जो एयर अभी भी लॉक है ना यहाँ पर, तो एयर का कॉलम अब दब के कितना हो गया, 2.8 मिलीलीटर, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है ना। जरा पेशेंस के साथ देखना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो स्टेट 2 है, स्टेट 2 जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इस स्टेट 2 में जब मरकरी कॉलम एयर कॉलम की ऊंचाई जो है या वॉल्यूम जो है 4.2 मिलीलीटर से घटकर 2.8 मिलीलीटर हो जाती है, तो उस परिस्थिति में मरकरी लेवल का डिफरेंस जो होगा, दोनों साइड का डिफरेंस, ये कितना होगा, यानी कि ये जो H मैंने दिखा रखा है ना, इस H का वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है वो समझ में आया कि जे ट्यूब है पहले, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है, इस जे ट्यूब में पहले एयर लॉक है, कितना एयर लॉक है, 4.2 मिलीलीटर, लेकिन उस परिस्थिति में दोनों साइड जो मरकरी का लेवल सेम था। लेकिन जैसे हम लोगों ने मरकरी इस साइड से ऐड करना शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड मरकरी का हाइट उठेगा, तो इस साइड जो है एयर के साइड मरकरी का हाइट भी इसी प्रेशर के वजह से उठते चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मरकरी एयर पर प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगा, तो एयर का जो
वॉल्यूम है वो घट के 4.2 मिलीलीटर से 2.8 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं, एकदम आसान है। जानते हो क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए ना, अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही बन गया है, ठीक है। अब हम लोग स्टेट वन की बात करते हैं। स्टेट वन में ये जो एयर आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, उस एयर का वॉल्यूम कितना है, तो उस वॉल्यूम को हम लोग V1 मान लेते हैं, और वो वॉल्यूम है 4.2 मिलीलीटर, ठीक है ना। और प्रेशर कितना है, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किसी भी लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हर एक जगह पर का प्रेशर बराबर होता है ना। तो बताओ, तो ये जो ग्रीन कलर से लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, तो इस साइड और इस साइड का प्रेशर अलग होगा कि सेम होगा? अलग नहीं होगा, बल्कि सेम होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहां पर इस साइड इधर का प्रेशर जो है वो क्या है, गैस का प्रेशर, और वो मान लेते हैं P1 है। और इधर चूंकि ओपन लिम्ब है, ओपन लिम्ब में इस साइड का प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा P0 के बराबर। P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चूंकि दोनों साइड का प्रेशर बराबर है, चूंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो P1 इज इक्वल टू P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ना बच्चों। तो हम लोगों को पता चल गया कि V1 कितना है, P1 कितना है। दूसरे फिगर में आ जाते हैं। ये जो सेकेंड फिगर है, इस सेकेंड फिगर को अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो यहां पर जो एयर है उसका वॉल्यूम जो होगा, बाद का वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं V2, वो कितना हो जाएगा, 2.8 मिलीलीटर, है ना। ये वॉल्यूम हो गया 2.8 मिलीलीटर। और प्रेशर जो होगा बाद का, वो कितना होगा, वो निकालना है। तो ये जो ग्रीन वाला लाइन है, जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को नजर आ रहा है, वहां पर एयर साइड का प्रेशर अगर हम लोग मान लेते हैं P2, तो बताओ, तो इस पॉइंट पर का प्रेशर जो होगा वो कितना होगा। ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0, और इधर से H, तो ये जो है P0 प्लस H के बराबर होगा ना। यहाँ पर का प्रेशर, इस पॉइंट पर का प्रेशर, कहाँ की बात कर रहे हैं, ध्यान से दिख रहा है ना आप लोगों को, इस पॉइंट के प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, P0 प्लस H। P0 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके जगह हम लोग 76 यूज कर लेते हैं, और प्लस H तो अपने को निकालना है, ये H हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। अब इस चीज को यहाँ पर ध्यान से देखना, ये है अपना क्या, V1 और P2, और V2 हम लोगों को मिल गया। इस P2 V2 को नीचे खींच लिए, और इस साइड से हम लोग P1 V1 जो हम लोग निकाल रखे थे, उस P1 V1 को भी एक जगह ले आते हैं। तो बताओ, तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ यूज हो सकता है कि नहीं बच्चों, यहाँ पर बॉयल्स लॉ यूज होगा। देखो अब ध्यान से, अब फिगर नजर आ रहा है कि अपने को क्या चीज पता है, अपने को पता है P1 V1 पता है, P2 V2 भी पता है। तो सिंस टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज सेम, सिंस टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज कांस्टेंट, कि गैस का कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कैसे है, बच्चा पूछ लेता है। अरे यहाँ जो एयर था पहले 4.2 मिलीलीटर, और बाद में जो एयर यहाँ पर है 2.8 मिलीलीटर, ये एयर अंदर या बाहर आ जा रहा है क्या, नहीं आ जा रहा है। तो इस वजह, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, और टेम्परेचर तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कांस्टेंट है। तो बताओ, तो सो वी कैन यूज बॉयल्स लॉ और नॉट, हम लोग बॉयल्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार होता क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्लियर। तो P1 की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 76, इंटू V1 की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 4.2, P2 की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 76 प्लस H, और V2 की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, 2.8, ठीक है ना। यूनिट सेम होना चाहिए, P1 P2 का यूनिट सेम, और V1 और V2 का यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो बताओ तो बच्चों, 76 प्लस H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 76 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 2.8, ऐसा होगा ना। और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H विल बिकम्स इक्वल टू 76 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 2.8, और -76, ठीक है ना। तो ये H का वैल्यू आ गया किस यूनिट में, तो ये H सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये हाइट जो है सेंटीमीटर में आया, एंड दिस इज द आंसर। क्या चीज का आंसर है कि जब हम लोग इस वाले ओपन लिम्ब में मरकरी भरेंगे, तो मरकरी भरने के बाद जब ये एयर के वाले कॉलम की वॉल्यूम 2.8 मिलीलीटर हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में दोनों लिम्ब में मरकरी लेवल का डिफरेंस जो होगा वो कितने के बराबर होगा, H के बराबर, एंड दिस H इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे ध्यान से देखना, और आप लोग खुद से भी बनाना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत आएगा और बच्चा इसी में फंसता है। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, यानी कि ग्राफ्स रिलेटेड विथ किसका, ग्राफ्स रिलेटेड
विथ बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन इस पर बहुत सारा आता है, ठीक है। तो ग्राफ्स रिलेटेड विथ बॉयल्स लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ग्राफ जो है हम लोग प्लॉट कर रहे हैं किसके किसके बीच बच्चों, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। तो ग्राफ को प्लॉट करने के पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जो कि आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे, बस एक बार देख लो। y is equals to mx plus c is the general equation for any straight line। तुम लोग इसको पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथ्स वाले बुक में। तो y is equals to mx plus c, तो ये जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है y एक्सिस अपना, और ये क्या है बच्चों, x एक्सिस। तो ये m, अगर m इज इक्वल्स टू पॉजिटिव रहा, m अगर पॉजिटिव रहा, तो उस परिस्थिति में ग्राफ जो होगा ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। यही है तुम्हारा ग्राफ, इस ब्लैक के बजाय कलर हम लोग चेंज करके दिखाते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर m का वैल्यू निगेटिव हो जाए बच्चों, तो ग्राफ में कुछ फर्क देखने को मिलता है। और वो फर्क क्या, यहाँ पर वही चीज मैं दोबारा बना रहा हूं। ये है ग्राफ जिसमें x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ग्राफ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, अगर m निगेटिव होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। m को स्लोप बोलते हैं, m को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्लोप। तो m पॉजिटिव है तो ये आप लोगों को ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, और m निगेटिव है तो ऐसा ग्राफ। क्या अंतर है दोनों ग्राफ में, दिख भी रहा होगा। पॉजिटिव स्लोप यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, निगेटिव स्लोप मतलब नीचे की तरफ जाएगा। और इस जनरल इक्वेशन में ये जो c नजर आ रहा है आप लोगों को, ये c इज इंटरसेप्ट अपॉन y एक्सिस की, यानी कि ये ग्राफ y एक्सिस को देखो तो यहाँ पर काट रहा है ना, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। यहाँ पर बताओ तो c निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो नीचे की तरफ है मतलब c निगेटिव है। और यहाँ पर देखो तो इंटरसेप्ट अपॉन y एक्सिस ये है ना, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ c, और यहाँ पर c पॉजिटिव है। इस स्थिति में निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो अलग बात है। ऐसे इस पर्टिकुलर ग्राफ में c जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें। ये सबसे पहली बात, अभी यहाँ पर पीवी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। सब लोग जानते हैं क्या, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, याद है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाता था, वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू 1/p, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू k/p, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, वेयर k इज व्हाट, k इज एक्चुअली कांस्टेंट, ठीक है ना। तो k चूंकि कांस्टेंट है, तो बताओ तो ये जो ग्राफ होगा वॉल्यूम और प्रेशर के बीच, ये हाइपरबोलिक ग्राफ होगा कि नहीं। कुछ इस तरह से देखो, इस ग्राफ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जैसे अलग अलग पॉइंट पर आप लोग ध्यान दोगे, जैसे इस पॉइंट पर का प्रेशर ये है, वॉल्यूम क्या है बच्चों, ये है, ठीक है ना। बाद में का प्रेशर ये है, वॉल्यूम देखो ये है, और बाद में का देखोगे तो प्रेशर ये है ना। अलग अलग पॉइंट पर की बात कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ये है। तो क्या नजर आ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो देखो तो वॉल्यूम घटते जा रहा है। ऊपर जाओगे यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो पीछे जाना होगा यानी कि वॉल्यूम घटते जा रहा है ना। इसी तरह से जैसे जैसे आप लोग वॉल्यूम बढ़ाओगे मतलब जैसे इमेजिन करो इस ग्राफ में आप लोग आगे जाते जा रहे हो, तो गौर करोगे प्रेशर जो है वो घटते चले जा रहा है। यानी क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर का वैल्यू घटेगा। तो ये वाला एक ग्राफ हो गया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। इसी तरह से अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और 1/v के बीच, ठीक है ना, किसके किसके बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, प्रेशर और 1/v, ध्यान रहा, प्रेशर और 1/v। तो इस परिस्थिति में ग्राफ कैसा रहेगा, तो हम लोग जानते ही हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, याद है तुम लोगों को, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो उसी से हम लोग निकालते थे v इज इक्वल टू k/p, बॉयस लॉ के लिए ना लिखते थे। तो बताओ तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 1/v, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो दिस इज समथिंग लाइक इक्वेशन जिसमें कि प्रेशर को हम लोग क्या मान सकते हैं, प्रेशर को हम लोग y मान लेते हैं, k को हम लोग m मान लेते हैं, और 1/v को x मान लेते हैं। तो ये किस तरह का इक्वेशन हो गया बच्चों, ये इक्वेशन हो गया y इक्वल टू mx। तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि c 0 हो गया ना, तो ऑरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ होगा। यानी कि प्रेशर और 1/v के बीच अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे
तो वो ग्राफ समथिंग इस तरह का होगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर यहां से पूछ लिया जाए कि अगर इस ग्राफ में एंगल थीटा है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो टेन थीटा ही दरअसल स्लोप होता है। ये जो एम लिख रहा है ना मैंने, तो ये दरअसल टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो टेन थीटा एम हो गया, एम का वैल्यू देखो तो किसके बराबर है, के के बराबर, यानी कि इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट के होगा उसी के बराबर ये टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। और भी कई तरह का ग्राफ हम लोग बॉयल्स लॉ के संबंधित लिख सकते हैं, वो कैसे, अब हम लोग देखते हैं ग्राफ पी भी, किसके किसके बाद बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, पी भी और पी या भी के रेस्पेक्ट में, मान लेते हैं भी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, चूंकि पी भी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, फॉर बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी भी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो देखो तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा ना, एकदम सीधा चला जाएगा ग्राफ, दिख रहा है। तो यानी कि पी भी चूंकि कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन यहाँ पर इस ग्राफ में, अगर ये जो ग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पर इस भी के जगह हम लोग पी भी रख देंगे तो भी ग्राफ ऐसा ही होगा। देख लो यहाँ पर मैं उसी ग्राफ को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये पी भी के लिए ग्राफ है और पी के वर्सेस, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पी भी जो होता है वो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल इन ए क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए ये ग्राफ भी सिंपली स्ट्रेट लाइन होगा और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। इन सारे ग्राफ को एक जगह नोट डाउन करना है और लिख के रखना है, ठीक है ना, कॉपी में लिखोगे, नोट्स तो आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल ही गया होगा। अब बच्चों एक दो लॉग वाला ग्राफ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि था P इज इक्वल्स टू के बाय भी, याद आ रहा है, तो दोनों साइड लॉग अगर हम लोग लेते हैं तो लॉग P इज इक्वल्स टू लॉग के माइनस लॉग भी, एक ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है और एक इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि log p इज, नीचे थोड़ा लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर x और y को सिंबलाइज करेंगे हम, वो ये है कि log p इज इक्वल्स टू log k प्लस लॉग ऑफ वन बाय भी, इस तरह से भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। बस होता क्या है ना कि यहाँ पर जितना भी ग्राफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही ग्राफ एक क्वेश्चन में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। होता क्या है कि आप लोगों को सीखना है कि ग्राफ में कैसे कैसे प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैं जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ वो ग्राफ किसके किसके बीच है, तो वो ग्राफ है log p और log v के बीच, याद रहेगा। और ये जो दूसरा वाला ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा हूं, ये वाला ग्राफ है किसके किसके बीच, तो ये वाला ग्राफ है log p और log ऑफ वन बाय भी, log ऑफ वन बाय भी, ध्यान में आ रहा है आप लोगों को। तो पहला ग्राफ इस पहले इक्वेशन से संबंधित है जहां पर log p को हमने y की जगह रिप्रेजेंट कर रखा है, दिख भी रहा होगा आप लोगों को। और log k को अगर हम लोग c मान लें, इसको हम लोग c मान लेते हैं, तो log माइनस ऑफ log v को हम लोगों ने x की जगह रखा है, तो बताओ तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर m इज इक्वल टू माइनस वन। देखो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी, तो माइनस m करने का मतलब निगेटिव स्लोप है, तो ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा ना, तो इस परिस्थिति में ग्राफ जो होगा बच्चों समथिंग लाइक दिस होगा, ठीक है। इस चीज को देखना और समझने की कोशिश करना, सब कुछ मैथ से रिलेटेड है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं दोबारा से अगले लेक्चर में इन चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक दो चीजों को समझते हैं कि ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर, और उसे ही सी बोलते हैं ना, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है एक्चुअली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो log k को रिप्रेजेंट करता है। और पॉजिटिव स्लोप को इस तरफ से निकालोगे तो एंगल थीटा होगा ना, तो बताओ तो यहाँ पर टेन थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल टू माइनस वन, m का वैल्यू है ना, m इज इक्वल टू माइनस वन, तो सिंपली यहाँ पर थीटा जो है वो 135 डिग्री आ जाएगा। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो वहां पर आप लोग जानते होंगे tan थीटा tan 135 का वैल्यू जो है वो माइनस वन के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे ग्राफ की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस ग्राफ में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो log p y की जगह रख रखे हैं हम लोग, और log k जो है दैट इज c, और log ऑफ वन बाय v के जगह x रखे हैं, और यहाँ पर चूंकि प्लस वन है तो m जो है दैट इज इक्वल टू प्लस वन, यानी कि स्लोप जो है प्लस वन के बराबर, स्लोप पॉजिटिव है यानी कि ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, और वो ग्राफ जो होगा वो समथिंग लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ होगा। ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन किस तरफ मूव करेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है लेकिन आप लोगों को सीखना जरूरी है क्योंकि ये सब का सब इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग इन चीजों को दोबारा डिस्कस करेंगे, वहां पर आप लोग बोलना। और यहाँ पर
इंटरसेप्ट अपॉन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट अपॉन वाई एक्सिस को ही सी बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लॉग के, जो कि इस वाले इक्वेशन से भी नजर आ रहा है, यही ना लॉग के जो है ये सी की तरह काम कर रहा है, सी की तरह काम कर रहा है ना। तो अब देखो नेक्स्ट कि स्लोप, स्लोप की बात करें यानी कि टेन थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो बताओ तो टेन थीटा जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, +1 के बराबर है ना। तो टेन थीटा कब +1 होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो थीटा आप लोगों को नजर आ रहा है ये कितने के बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर। अब जो है तो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन को और थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, ठीक है। ये वाला ग्राफ पहले एक बार रिवाइज कर लो कि हम लोगों को याद है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो ग्राफ होता था वो कुछ इस तरह से हाइपरबोलिक होता था, याद आ रहा है। फिर ये प्रेशर और 1/v के बीच जो ग्राफ होता था वो समथिंग लाइक दिस होता था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और वैसे ही पीवी और भी के बीच ग्राफ, या पीवी या पी के बीच ग्राफ जो होता था स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता था। इन्हीं ग्राफ को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा ये सारा ग्राफ जो होता है, किसके किसके बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। ध्यान से देखना है, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके किसके बीच, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। तो कब ऐसा ग्राफ प्लॉट करा जाता है, क्लोज सिस्टम में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बदलेंगे तो ग्राफ का कैरेक्टर ऐसा ही होगा, लेकिन ग्राफ का सिचुएशन थोड़ा सा बदल जाएगा और वो ग्राफ थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा। मान लेते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, तो ग्राफ तीनों का तीनों एक जैसा ही होगा। मान लेते हैं ये पहला वाला T1 टेम्परेचर पर है, दूसरा वाला T2 टेम्परेचर पर है और तीसरा वाला T3 टेम्परेचर पर है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है विच अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 इज लार्जर, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप लोग, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हम लोग या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं या तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके सब सवाल कैसे बनाया जाता है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो होता है, तीनों ग्राफ तीन अलग अलग जगहों पर कटेगा, है ना, तीन अलग अलग जगहों पर कटा। और इन तीनों जगह पर चूंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है तो तीनों जगह का प्रेशर जो है सेम होगा कि अलग अलग होगा, तीनों जगह का प्रेशर सेम होगा, लेकिन तीनों जगह का वॉल्यूम अलग अलग होगा, है ना, तीनों जगह का वॉल्यूम अलग अलग होगा। तो T1 के कोरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को V1 लिख देते हैं, T2 के कोरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को V2 लिख देते हैं, और T3 के कोरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को बच्चों हम लोग क्या लिख देते हैं, V3। तो तुम लोग सोच कर देखो कि कौन बड़ा है। यहाँ पर हेयर साफ नजर आ रहा है, ग्राफ आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। उल्टा लिख दिए, सॉरी। V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। आप लोगों को साफ नजर भी आ रहा होगा कि V3 सबसे बड़ा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जानते हैं ना, वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर तो तीनों पॉइंट पर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। आप ही लोग सोचो कि किसी भी कंटेनर में किसी गैस को अगर आप लोग रखोगे सर्टेन टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो गैस फैलेगा या सिकुड़ेगा, फैलेगा, कि गर्म करने पर कोई हमेशा थर्मल एक्सपेंशन होता है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ऐसा है कि नहीं, इसमें कोई सस्पिशन है क्या। तो हम लोग जाने कि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो इन तीनों पॉइंट पर का टेम्परेचर अलग अलग है, वॉल्यूम चूंकि बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि T1 से ज्यादा होगा T2 से ज्यादा होगा T3। और यही सवाल था जिस सवाल का जवाब हम लोगों को मिल गया है, यानी कि T1, T2 और T3 में कंपैरिजन पूछ रहा था, तो T1 से बड़ा होगा, T2 से बड़ा होगा T3। अब हम लोग थोड़ा सा समय लेकर सीख लेते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले इसे मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसी क्वेश्चन में ये जो तीन ग्राफ दिया हुआ है तीन अलग अलग टेम्परेचर पर, यहाँ पर हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन एक ऐसे 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 तीनों को तीन पॉइंट पर कट करेगा, और इन तीनों पॉइंट का इस बार वॉल्यूम सेम है, यानी कि V1, V2, V3 सेम है। लेकिन इसी ग्राफ को अगर आप देखोगे तो इस T1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर प्रेशर होगा वो क्या होगा, P1। T2 के कोरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बच्चों, दैट इज P2। और T3 के कोरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा बच्चों दैट इज इक्वल्स टू P3। याद हुआ, P1, P2 और P3 में ये कोरेस्पॉन्डिंग प्रेशर आप लोगों को नजर आ रहा है, P1, P2 और P3। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर P1, P2, P3 में कौन ज्यादा है, तो ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि P1 से ज्यादा होगा P2 और P2 से ज्यादा होगा कौन, P3। साफ नजर आ रहा है, P1 से ज्यादा P2 और P2 से ज्यादा होगा बच्चों P3। लेकिन है ना क्या
कि वॉल्यूम तीनों कंडीशन में कांस्टेंट है। तो अब हम लोग एक ऐसा कंटेनर इमेजिन करते हैं जिसमें गैस मौजूद है, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रहा है। कंटेनर मान लेते लोहे का कंटेनर है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। तो बताओ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे यहाँ पर गैस है, इस गैस में टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, यानी कि बर्तन का साइज नहीं बढ़ रहा, तो गैस तो फैलना चाहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस फैलना चाहेगा, लेकिन फैल नहीं पा रहा है। तो इससे होगा क्या कि प्रेशर बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो बताओ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर चूंकि P1 से बड़ा है, P2 से बड़ा है P3, इसलिए T1 से भी बड़ा होगा, T2 से भी बड़ा होगा T3। तो ये भी रिजल्ट सेम रिजल्ट ही बनाया अगर हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक और ग्राफ का अपग्रेडेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये सारा आईटी एडवांस के लिए, इस बात को समझना, आईटी मेंस वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन नहीं ही आता है सामान्य तौर पर। नीट वगैरह में कभी कभी इसी का हल्का फुल्का टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ये सारा का सारा क्वेश्चन आईटी एडवांस के लेवल का है, ठीक है ना। अगर हम लोगों को ये इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर है और 1/v के बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा। अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा, और किसी टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे ऐसा। यहां पर हम लास्ट में ओरिजिन के पास डॉटेड लाइन क्यों दर्शाएं? ऐसा इस वजह से कि एकदम जीरो प्रेशर या जीरो वॉल्यूम मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए वहां पर डॉटेड, यानी कि अगर होता तो उस रीजन में जाता। मान लेते हैं कि यहाँ पर पहला ग्राफ जो है उसका टेम्परेचर T1 है, दूसरे ग्राफ का टेम्परेचर T2 है, तीसरे ग्राफ का टेम्परेचर T3 है, और आप लोगों से सवाल पूछ लिया जाए कि T1, T2 और T3 में कौन बड़ा है। तो यहाँ पर भी हम लोग दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, या तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। मैं आप लोगों को एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं बताने जा रहा हूं। आप लोग एक तरह से मैंने सिखाया, दूसरे तरह से आप लोग खुद से बनाना, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने दोनों तरह से बताया था। अगर हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों ग्राफ जो होता है तीन जगहों पर कटेगा, और तीनों जगह का वॉल्यूम सेम है, वन भी सेम, तो 1/v भी सेम होगा, सही है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर इस बार हम लोग लिख रहे हैं। तो बताओ, तो ये सबसे नीचे वाला प्रेशर जो होगा T3 के कोरेस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा? P3। T2 के कोरेस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा? P2। और T1 के कोरेस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा बच्चों? P1। क्लियर है? अब P1, P2, P3 को अगर कोरिलेट करो तो ग्राफ में चूंकि ऊपर है P1, तो P1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा है P2, और सबसे छोटा है बच्चों, आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, कौन? P3। क्लियर है ना? यानी कि इस बार P1 ज्यादा है। अब वही काम हम लोग करते हैं कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हम लोग गैस ले लिए और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे हुए, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो P1 चूंकि सबसे ज्यादा है तो सिंपली यहाँ पर T1 सबसे ज्यादा होगा, तब T2 होगा, और तब जो होगा वो कौन होगा? T3। यानी कि T1, T2 और T3 में सबसे छोटा जो है वो T3 होगा, और सबसे बड़ा जो है वो बच्चों T1 होगा। तो इसी तरह और भी ग्राफ से संबंधित अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं कि ये ग्राफ है किसके किसके बीच, तो ये ग्राफ है, यहाँ पर बोर होने की बात नहीं है बच्चों, ये सबका सब इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आप लोगों को बताता ही नहीं। तो PV और V के बीच का ग्राफ आप लोगों को याद होगा, PV चूंकि कांस्टेंट होता है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो सेम कैरेक्टर का होगा, लेकिन अलग अलग लाइन में होगा। मान लेते हैं ये T1 टेम्परेचर का है, ये T2 टेम्परेचर का है, ये T3 टेम्परेचर का है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए T1, T2 और T3 में कौन बड़ा होगा, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का सीधा जवाब लिख देते हैं, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तुम लोगों को ये क्वेश्चन बनाना है, ये मैंने आंसर लिख दिया कि T1 सबसे बड़ा होगा, T2 उससे छोटा होगा, T3 सबसे छोटा होगा। कैसे, वो आप लोग निर्धारित करोगे और निकालोगे यहाँ पर। तो स्टिकर जो 1 मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप में आप लोगों को आज भेज दिया, तो वो स्टिकर 1 आज पूरा का पूरा आप लोग बना लेना, और नोट्स जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि नोट्स नहीं लिखोगे तो सारा मेहनत बर्बाद होने जा रहा है। तो प्लीज स्टूडेंट, जितना भी नोट्स है उसे पूरा का पूरा कंप्लीट करो, वीडियो को लाइक कर देना लास्ट में, और अपने दोस्तों के बीच चाहो तो शेयर भी कर सकते हो और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल भी सकते हो, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। मैंने आप लोगों को सुना रहा हूँ रट रट के, ठीक है। ओके, बाय बाय।